साथियों, अनेक अध्ययनों में ये सामने आया है कि जब निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी तो इससे व्यवस्थाओं में भी संवेदनशीलता आई है और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसका परिणाम है पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ऐसे कई विषयों में ज्यादा समर्पण भाव से, ज्यादा संवेदनशीलता से परिणामकारी काम हुए हैं। जल जीवन मिशन, मैं समझता हूं इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की ही बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लोकल बॉडीज और संस्थानों में इतने वर्षों से जो लाखों महिलाएं काम कर रही हैं, नेतृत्व कर रही है, उनके पास ग्रास रूट लेवल का बहुत समृद्ध और लंबा अनुभव है। वो अब और बड़ी भूमिका के लिए तैयार है और तत्पर भी है। मैं मेरा अपना निजी अनुभव बताता हूं। ये सामर्थ्य क्या होता है। मैं 2001 में नया नया मुख्यमंत्री बना। मुझे कोई ज्यादा अनुभव नहीं था सरकार चलाने का, शासन व्यवस्था का। एक प्रकार से मैं नया व्यक्ति था। शायद 2002 या 2003 की घटना होगी। हमारे एक विधायक मेरे पास आए, बोले मेरे क्षेत्र में एक गांव की पंचायती की बहनें आपको मिलना चाहती हैं। ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट का इलाका था जहां सरदार साहब का जन्म हुआ था। तो मैंने कहा भाई, उनको पंचायत का कोई काम होगा तो पंचायत मंत्री को मिला लीजिए उनको। नहीं, बोले साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा क्यों? तो बोले पंचायत में सबकी सब मेंबर महिलाएं हैं, एक भी पुरुष मेंबर ही नहीं है हमारी पंचायत में। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले गांव वालों ने तय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर भी सब महिला, कोई पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो मेरा ध्यान स्वाभाविक गया। मैंने कहा भाई जरूर मैं मिलूंगा। छोटा सा गांव था, कोई शायद 13 मेंबर की पंचायत थी। तो मैंने उनको समय दिया, वो सब आए मिलने के लिए। वो 13 बहनें थी, उसमें जो गांव की प्रधान बनी थी वो शायद 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। बाकी जो बहनें थी, एक दो बहनों तो घूंघट भी लगा हुआ था। वो ज्यादा शायद कुछ तो होगी जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा होगा। तो सब आए। मुझे लगता है ये सब बड़े बड़े लोगों ने उनको कोई मेमोरेंडम पकड़ा दिया होगा, कुछ मांग लेकर के आए होंगे कि मेरे गांव में ये करो, मेरे गांव में वो करो। मैं हैरान था, उनके हाथ में कोई कागज नहीं था। तो बैठे, मैंने परिचय किया। मैं पूछा आपने समय मांगा था, क्या काम है? नहीं, बोले कोई काम नहीं है। ऐसे ही बोले हम चुनकर आए हैं तो मिलने आए थे। अब ये भी मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, वरना नेता लोग आते हैं तो सिर्फ मेमोरेंडम लेके आते हैं। फिर मैंने उनको पूछा, अच्छा बताइए, मैंने कहा कि आपको अगर 5 साल इतना बड़ा काम मिल गया, आप सब बहनें गांव को संभालने वाली हैं, तो आपका सपना क्या है? 5 साल में क्या करोगे आप लोग? गांव में कैसा करोगे? सामान्य होता तो क्या जवाब देता? ये जो हम जैसे बड़े बड़े दिखते हैं ना, वो क्या जवाब देते हैं? स्कूल बना लेंगे, अस्पताल बना देंगे, रोड बना देंगे, ऐसे ही जवाब देते। उस दिन 8वीं कक्षा पढ़ी हुई इस प्रधान ने
और उसके साथ आई हुई महिला मेंबर्स ने मुझे जो जवाब दिया, वो शायद दुनिया का बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री नहीं दे सकता है। और वो बात आज भी मेरे लिए एक लेसन की तरह है। मैं सीएम बना, पीएम बना, लेकिन उस पंचायत की महिलाओं की वो बात मेरे लिए आज भी मार्गदर्शक है। आपको आश्चर्य होगा, ऐसा क्या जवाब दिया होगा। जब मैंने उनको पूछा, क्या करेंगे आप, 5 साल आपको मिले हैं, गांव ने आपको नहीं बढ़ाया था, तब उन्होंने मुझे जवाब दिया, साहब एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? और वो जवाब आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता है। उन्होंने कहा, हमारी इच्छा है कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों के लिए भी इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है। यह अपने आप में मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव था, और वो आज भी शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। और इसलिए जमीन से जुड़े हुए अनुभव से जो वाणी निकलती है ना, वो वेद वाक्य बन जाता है। और इसीलिए साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना ऐसी सभी महिलाओं के जीवन का बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहा है। अब पंचायत से आगे बढ़कर पार्लियामेंट पहुंचने का उनका सफर और आसान होने जा रहा है। साथियों, आज विकसित भारत की हमारी यात्रा में महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है। मुझे संतोष है कि 2014 में आप सबने, देशवासियों ने हमें यहां सेवा करने का अवसर दिया है, और तब से लेकर अब तक हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारी सरकार कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर है। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती मां को मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बेटी को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए बचपन में उसे सही समय पर टीके लगते रहे, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। बेटी को स्कूल में शौचालय की परेशानी न हो, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए।
बेटी को पीरियड्स के दौरान परेशानी ना हो इसके लिए लगभग मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान शुरू किया गया। बेटी अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती हैं तो उसे खेलो इंडिया अभियान के तहत सालाना 1 लाख रुपए तक की मदद मिल रही है। बेटी अगर बड़ी होकर भविष्य में सेना में जाना चाहे तो उसके लिए सरकार ने सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए दरवाजे खोल दिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के रास्ते खोल दिए। जीवन के आगे के पड़ाव में बेटी को रसोई में धुएं की परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए हमने उज्ज्वला योजना शुरू की, करोड़ों गैस कनेक्शन मुफ्त दिए। बेटी को मीलों तक सिर पर पानी ना ढोना पड़े, इसके लिए हमने हर घर नल से जल अभियान शुरू किया। बेटी को अपने परिवार के लिए राशन की चिंता ना करना पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की। अपने पारिवारिक जीवन में बेटियों को इलाज की चिंता न हो, इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना संभव बनाई दी। 80% तक डिस्काउंट पर सस्ती दवा के लिए जन औषधि केंद्र, इन सबका सबसे ज्यादा लाभ हमारी बहनों और बेटियों को हो रहा है। साथियों, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा। पहले परिवार की संपत्ति मुख्य रूप से पुरुषों के नाम होती थी। घर है तो पुरुष के नाम पर, खेत है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर है तो भी पुरुष के नाम पर, और यह सहज चलता था। हमने पीएम आवास योजना में घरों को प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिलाओं के नाम पर रजिस्टर करना शुरू किया। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से पिता का नाम लिखा जाता है। हमने आकर ये शुरू किया, मां का नाम भी लिखा जाएगा। बीते 11 साल में इस निर्णय का लाभ 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपने घर का नाम, घर खुद के मालकिन बनी है। इससे आज घरों में महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। आमतौर पर पिता और बेटा कुछ व्यापार की बात करते हैं ना, और अगर माँ चाय लेके आए और थोड़ी देर खड़ी रहे, अरे तुम जाओ किचन में काम करो, हम बात कर रहे हैं। मैं गृहस्थी नहीं हूं लेकिन पता बहुत है। लेकिन अब जब वो आर्थिक ताकत बनी है ना, तो बेटा भी कहता है, अरे जरा मम्मी को बुलाइए ना बातचीत में, उनको बुलाइए ना। साथियों, 2014 में हमारे देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। महिलाएं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ही नहीं थी, तो उन्हें बैंकिंग का लाभ कैसे मिला? हमने जन धन योजना शुरू की तो देश की 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले। मैं जब गुजरात में था तो एक निर्णय मुझे बड़ा शुरुआत में बड़ी कठिनाई हुई थी। गुजरात में कोऑपरेटिव डेयरी का बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, और पशुपालन का ज्यादातर काम हमारी माताएं बहनें करती हैं। वो दूध भरने के लिए जाती हैं,
और फिर वो पैसे हफ्ते के बाद वो देते हैं। तो पुरुषों के देते थे पैसे। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा पुरुषों को। उस समय मैंने बैंकों में जो दूध भरने आने वाली बहनें थी, उनके बैंक खाते खुलवाए। और उस समय डेयरी में दूध का पैसा सीधा महिलाओं के बैंक खाते में जाने लगा। साथियों, आज हमारी बेटियां नए नए बिजनेस में अपनी पहचान बना रही है। मुद्रा योजना में 60% से ज्यादा लोन्स, 60% से ज्यादा लोन्स महिलाओं ने लिए हैं। देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को भी महिलाएं लीड कर रही है। आज 42% से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। महिलाओं के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने मैटरनिटी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी ये सुविधा नहीं है। जब मैं उनको बताता हूं तो आंखें फट जाती हैं इनकी। साथियों, आपको याद होगा कुछ साल पहले देश ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे। आज उसका परिणाम हम हजारों ड्रोन दीदी के जरिए हो रही कृषि क्रांति के रूप में देख रहे हैं। मैं एक बार ये जो ड्रोन दीदी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा था। गांव की बेटियां हैं, कोई बहू है, वो ड्रोन चलाने से, तो उन्होंने मुझे कहा अब तक तो हमें गांव में कोई बुला, अब तो बोले पायलट कह के बुलाते हैं। हमारी पहचान बन गई, हम पायलट है। यानी परसेप्शन कितना बड़ा तेजी से चेंज हो सकता है एक छोटे से निर्णय से। महिलाएं टेक्नोलॉजी के जरिए आधुनिक खेती करना सीख रही है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 11 साल में करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही ऐसी 6 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसमें से 3 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। और जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको बैंकों से पैसा मिलता है काम के लिए। और आप जानकर के खुश हो जाएंगे, अगर उनको बुधवार को पैसा जमा करना है तो मंगलवार को जाकर के जमा कर देती है। एक दिन पहले बहनों के पास जो व्यवहार है, कोई एनपीए नहीं हो रहा है जी। सारे के पैसे बैंक से जाते उतने ही वापस आते हैं। और मैंने देखा है, मैंने शासन में आने के बाद बैंकों के कारोबार में गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। इतना ही नहीं साथियों, ये हमारी माताएं बहनें वोकल फॉर लोकल की ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं। बहनों, विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन की बहुत बड़ी सफलता यह है कि इसने महिलाओं के प्रति पुरानी सोच को चुनौती दी है। अब G20 समिट हमारा जब चल रहा था, हम चेयर कर रहे थे, दुनिया के देशों को मुझे समझाना पड़ा था कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है।
दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग विमेन डेवलपमेंट तक सहमत था। विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ी थी और हमें सफलता मिली थी। इस सोच का परिणाम है कि आज महिलाएं उन सेक्टर्स में भी बुलंदियों को छू रही हैं जहां कभी पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। आज हमारी बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। आज भारत में विश्व के किसी भी देश की तुलना में, यह आंकड़ा भी आपको खुश कर देगा, विश्व के किसी भी देश की तुलना में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक हिंदुस्तान में है। आज पीएचडी एनरोलमेंट में बेटियों की संख्या 2014 की तुलना में डबल हो चुकी है। हायर एजुकेशन और रिसर्च में करीब करीब आधी भागीदारी हमारी बेटियों की है। मैथ्स और साइंस की पढ़ाई में, स्टेम एजुकेशन में बेटियों की संख्या करीब करीब 43% तक पहुंच गई है। मुझे याद है, मैं दुनिया के एक समृद्ध देश में एक बार गया, तो वहां के शिक्षा मंत्री मेरे साथ लिफ्ट में हम लोग जा रहे थे। उन्होंने पूछा मुझे कि भारत में महिलाएं एजुकेशन में कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ज्यादा है, कुछ जगह पे तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। तो फिर उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, स्टेम एजुकेशन में क्या महिला हिस्सा? मैंने कहा 50% हिस्सा उन्हीं का है। तो उनके लिए आश्चर्य था। ये दुनिया के समृद्ध देश की शिक्षा मंत्री की मैं बात कर रहा हूं। साथियों, हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती महिला सुरक्षा को लेकर भी रही है। सदियों से महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए मौन रहना पड़ा है। हमारी सरकार ने इस दिशा में भी मजबूत कदम उठाए हैं। न्याय व्यवस्था अधिक संवेदनशील बने, निर्णय प्रक्रिया तेज हो, इसके लिए हमने कानूनी बदलाव तो किए ही हैं, साथ ही फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना भी की गई है। भारतीय न्याय संहिता में भी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब किसी भी स्थान से ई-एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पीड़िता के बयान को ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने जैसी व्यवस्था लागू की जा गई है। ऐसे कितने ही कदम हैं जिनके जरिए हम प्रगतिशील समाज की अवधारणा को साकार कर रहे हैं। साथियों, जीवन के हर पड़ाव, हर चिंता, सुख दुख, हर अवसर पर, ऐसी हर परिस्थिति में ध्यान देते हुए हमारी सरकार ने अनेक छोटे बड़े कदमों से महिलाओं को सशक्त किया है। इसी का परिणाम है देश अब अपने लोकतंत्र को नई बुलंदी पर लेकर जाने के लिए तैयार है। साथियों, देश की नारी शक्ति ने अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास से नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब हमें मिलकर इस शक्ति को नई ऊर्जा देनी है। उसके लिए अवसरों का विस्तार करना है। मैं आज इस मंच से देश की माताएं, बहनें, बेटियां, सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश उनकी आकांक्षाओं को समझता है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है। साथियों,
मैं संसद में होने वाली चर्चा से पहले देश की नारी शक्ति से भी अपील करता हूं कि आप इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सक्रियता बनाए रखिए। आप अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से भी जरूर मिलिए। देश की महिलाएं अपने सांसदों से अपना पक्ष रखें, अपनी अपेक्षाएं उन्हें बताएं और जिस दिन वो सदन में आने के लिए अपने यहां से निकले तो जरा फूलमालाएं देकर के उनको विदाई भी दीजिए। ताकि जब माता बहनों के आशीर्वाद लेकर के सांसद निकलेंगे ना तो दूसरा निर्णय कर ही नहीं सकते। ताकि ये मेरे साथ सभी सांसद साथी सही निर्णय लें, महिलाओं के हित में निर्णय लें, सहमति से निर्णय लें। साथियों, मेरा आपसे एक और आग्रह है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होने वाली चर्चाओं का आप सब देश के गांव-गांव तक लेकर जाएं। व्यक्तिगत मेल मिलाप से, सोशल मीडिया के जरिए, अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए हमें देश के इस बड़े फैसले को देश की हर महिला तक पहुंचाना है। हमें उन्हें अवेयर करना है ताकि वो इस बड़े निर्णय की ताकत को समझ सके, ताकि वो अपनी भूमिका को समझ सके और खुलकर ये सपना देख सके कि आने वाले कल में राज्यों से लेकर देश की संसद तक वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। आइए हम मिलकर, सब मिलकर ये संकल्प लें, नारी शक्ति के पास उनके अधिकार होंगे और वो निर्णय प्रक्रिया में पूरी तरह भागीदार भी बनेगी। यही हमारे उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। मैं तो ये भी कहूंगा कि 16, 17, 18 मैं वो तो स्पीकर महोदय के अधिकार का क्षेत्र है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि उस समय दर्शक दीर्घा महिलाओं से ही भरी रहे। एक उत्सव का माहौल बनेगा पूरे देश में और ये दल वो दल वाला विषय नहीं रहने वाला है। कौन जीता, कौन हारा, किसने किया, किसने सब सारा क्रेडिट देश की मातृशक्ति को है। सारा क्रेडिट देश की संसद को है। सारी क्रेडिट हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को है। सारी क्रेडिट पिछले 3-4 दशक से लगातार जो जो काम कर रहे हैं सबको क्रेडिट है। ये सबका है, सबके सहयोग से है और सबकी भलाई के लिए है। इसी विश्वास के साथ आप सबने इतना समय निकाला, इतना उमंग उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए हृदय से आभारी हैं। 2029 तक नारी शक्ति वंदन हो लागू, समस्त नारी शक्ति की बुलंद आवाज है। आइए एक सुर में बोलें, नारी शक्ति वंदन हमारा अधिकार, नारी शक्ति वंदन हमारा अधिकार, नारी शक्ति वंदन। उम्मीद करते हैं कि नारी शक्ति वंदन का संकल्प जन जन की चेतना में सशक्त परिवर्तन का प्रकाश बनकर फैले। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। विशिष्ट अतिथिगण के प्रस्थान। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते